कभी सोचा है कि कोई किताब लिखता है, कोई गाना बनाता है या कोई नया आविष्कार करता है तो उसे कोई और बस यूं ही कॉपी क्यों नहीं कर लेता? आखिर वो क्या चीज है जो इन क्रिएशंस को बचाती है? आज हम उन्हीं अदृश्य नियमों को समझने वाले हैं जो हमारे दिमाग की उपज की रक्षा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर है क्या भला। फिर हम इसकी दो मेन ब्रांचेस को देखेंगे, एक जो आर्ट और लिटरेचर को प्रोटेक्ट करती है और दूसरी जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी के लिए है। और हाँ, आखिर में हम उस सबसे ज़रूरी सवाल पर भी आएंगे कि क्रिएटर्स के राइट्स और हम सब यानी पब्लिक की ज़रूरतों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये जो हम बार बार कह रहे हैं बौद्धिक संपदा, इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए जैसे कोई अपनी जमीन या घर का मालिक होता है ना? ठीक वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमें हमारे आइडियाज, हमारे क्रिएशंस का मालिक बनाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा भी यही कहती है कि ये वो अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को उसके दिमाग की उपज पर मिलते हैं, और ये अधिकार एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब एक तय समय के लिए उस क्रिएशन पर सिर्फ और सिर्फ उसी का कंट्रोल होता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ एक टाइप की नहीं होती। इसको बेहतर समझने के लिए हम इसे दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सोचिए जैसे दो बड़े पिलर्स हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है कॉपीराइट। ये प्रोटेक्ट करता है लिटरेरी और आर्टिस्टिक कामों को, जैसे कोई किताब या कोई गाना। और दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये बचाता है उन चीज़ों को जो बिजनेस और इनोवेशन से जुड़ी हैं, जैसे किसी कंपनी का लोगो या किसी नई दवा का फॉर्मूला। तो मोटा मोटा समझें तो एक आर्ट के लिए, दूसरा कॉमर्स के लिए। तो चलिए पहले पिलर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात करते हैं कॉपीराइट की, यानी वो प्रोटेक्शन जो खास तौर पर कला और साहित्य की दुनिया के लिए बनी है। ये सीधे सीधे आर्टिस्ट्स, राइटर्स और म्यूजिशियन से जुड़ा मामला है। तो कॉपीराइट बचाता क्या क्या है? देखिए, इसका दायरा बहुत बड़ा है। किताबें, गाने, पेंटिंग्स, फिल्में, यहाँ तक कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स और मोबाइल ऐप्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी में आते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ ओरिजिनल क्रिएटर को ही नहीं बचाता, ये उन परफॉर्मर्स को भी प्रोटेक्ट करता है जो उस क्रिएशन को हमारे सामने लाते हैं, जैसे एक्टर्स और सिंगर्स। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कॉपीराइट की जरूरत ही क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक उद्देश्य है, और वो है क्रिएटिव लोगों को एनकरेज करना, उन्हें उनके काम का रिवॉर्ड देना। जब किसी आर्टिस्ट को ये भरोसा होता है कि उसके काम की कद्र होगी, उसे प्रोटेक्शन मिलेगी, तभी तो वो कुछ नया बनाएगा। और ये प्रोटेक्शन कोई छोटी मोटी नहीं होती। आमतौर पर क्रिएटर की पूरी जिंदगी तो ये रहती ही है, और उनके जाने के बाद भी कम से कम 50 साल तक उनका काम प्रोटेक्टेड रहता है। इससे ये तय होता है कि उनकी जो लेगेसी है, उनका जो काम है, उसका फायदा उनके परिवार को भी मिल सके। चलिए अब आर्ट गैलरी से बाहर निकलते हैं और फैक्ट्रीज और लैब्स की दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की। यहाँ के नियम एकदम अलग हैं, क्योंकि यहाँ फोकस आर्ट पर नहीं बल्कि इनोवेशन और ब्रांडिंग पर है। अब ये जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है ना, इसे भी हम आसानी के लिए दो मेन एरियाज में बांट सकते हैं। पहला एरिया है डिस्टिंक्टिव साइंस, यानी वो निशान जो किसी चीज की पहचान बताते हैं, जैसे किसी कंपनी का नाम या लोगो। और दूसरा एरिया है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी नई तकनीक और डिजाइन। तो पहले पहचान वाली चीजों को देखते हैं। तो पहचान को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेन टूल्स हैं। पहला है ट्रेडमार्क, जो बताता है कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है, और इसका मकसद है मार्केट में फेयर कंपटीशन बनाए रखना। दूसरा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग, जैसे दार्जिलिंग टी। ये बताता है कि कोई प्रोडक्ट एक खास जगह से आता है और उसकी क्वालिटी उसी जगह की वजह से है। इसका मकसद कंज्यूमर्स को धोखे से बचाना है। और यहीं पे कॉपीराइट और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क आता है। देखिए, कॉपीराइट की एक समय सीमा होती है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन ट्रेडमार्क ये हमेशा के लिए भी चल सकता है। शर्त बस इतनी है कि वो निशान इस्तेमाल में हो और अपनी अलग पहचान बनाए रखे। अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के दूसरे हिस्से पर, इनोवेशन की प्रोटेक्शन। इसमें भी मेनली तीन चीजें आती हैं। पहला है पेटेंट, जो किसी नए इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है।
दूसरा है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जो किसी प्रोडक्ट के लुक और फील को प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा है ट्रेड सीक्रेट्स, जैसे किसी ड्रिंक का सीक्रेट फॉर्मूला। तो आखिर इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का सामाजिक मकसद क्या है? बात बहुत सीधी है। कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, किसी नई दवा पर रिसर्च करने में अरबों रुपए और सालों की मेहनत लगती है। ये जो प्रोटेक्शन है, ये उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करती है। सोचिए, अगर ये प्रोटेक्शन न हो तो कोई कंपनी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी? और इसीलिए पेटेंट के मामले में ये प्रोटेक्शन आमतौर पर 20 साल के लिए दी जाती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड है। ये इन्वेंटर को इतना मौका देता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमा सके, जिसके बाद वो टेक्नोलॉजी पब्लिक के लिए ओपन हो जाती है। तो हमने क्रिएटर्स और इन्वेंटर्स के अधिकारों की बात तो बहुत कर ली, पर क्या इसका मतलब ये है कि ये अधिकार अनलिमिटेड हैं? क्या इन पर कोई रोक टोक नहीं है? यहीं पर ये पूरी कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक्सक्लूसिव राइट्स एकदम एब्सल्यूट है? क्या एक क्रिएटर या इन्वेंटर को अपने काम पर हर तरह का हमेशा के लिए पूरा कंट्रोल मिल जाता है? क्या इसकी कोई लिमिट्स नहीं है? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि इन अधिकारों पर कई तरह की लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस भी लगाए गए हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्रिएटर के अधिकारों और हम सब यानी समाज के हितों के बीच एक बैलेंस बनाया जा सके। और सच कहें तो यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा मकसद भी। इसका गोल किसी एक साइड को जिताना नहीं है, बल्कि राइट होल्डर्स के जायज़ हितों और यूजर्स यानी हम सब की ज़रूरतों के बीच एक सही संतुलन बनाना है। और आखिर में सब कुछ इसी बैलेंस पर आकर टिक जाता है, चाहे वो ज़रूरी दवाओं तक हमारी पहुंच का सवाल हो या नॉलेज और क्रिएटिविटी के भविष्य का। सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि ये बैलेंस कैसे साधा जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आने वाले कल को भी शेप देता है।